Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.9 चैलेंजेस फेस्ड बाय द सल्तनत। सल्तनत के सामने क्या क्या चुनौतियां आई, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड। दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। ड्यूरिंग मोर देन 300 years of its rule, the Delhi Sultanate went through various ups and downs but survived as a political force. 300 वर्षों से भी ज़्यादा के शासन काल में दिल्ली सल्तनत ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा, पर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व कायम रहा। Here we would like to discuss the major challenges the Sultanate faced. यहाँ हम सल्तनत के सामने आई हुई चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा और देखिए, हिस्ट्री पढ़ें या चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, एक कॉपी लेके बैठे, ठीक है, ताकि जो नोट्स हो, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, वो आप साथ साथ लिखते जाएं। इससे क्या होगा, रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्मार्टली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि ये आपके ज़्यादा काम आए। आगे देखिए, अटैक्स बाय मंगोल्स एंड अदर्स। मंगोल तथा अन्य शक्तियों द्वारा आक्रमण। सिंस इट्स इंसेप्शन द मेजर थ्रेट टू द सल्तनत केम फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन्स। अपनी स्थापना के साथ ही सल्तनत मंगोल के आक्रमणकारियों के निशाने पर रही। Mongols were nomadic groups who inhabited the steppes north of China and east of Lake Baikal. अब देखिए, मंगोल कबीलाई समूह थे जो उत्तर चीन तथा बाइकल झील के पूर्व के मूल निवासी थे। They formed a huge nomadic empire under Genghis Khan in the 12th century. अब देखिए, उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में 12वीं शताब्दी में साम्राज्य की स्थापना की। From 13th century onwards, they repeatedly attacked the Delhi Sultanate. 13वीं शताब्दी के बाद से ही उन्होंने भारत पर लगातार आक्रमण किया। The sultans as a policy appeased them and also at times confronted. अब देखिए, एक नीति के अंतर्गत सुल्तानों ने उन्हें प्रसन्न रखा तथा कई बार उन्हें रोका भी गया। बलबल and Alauddin Khilji confronted them with full military might. अब देखिए, बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सैन्य शक्ति की मदद से उन्हें रोका। ड्यूरिंग खिलजीज टाइम, मंगोल्स अंडर कुतलुग ख्वाजा इवन besieged दिल्ली एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज। अब देखिए, बोल रहा है, खिलजी के शासनकाल के दौरान कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल दिल्ली तक पहुंचे तथा बहुत नुकसान भी पहुंचाया। द लास्ट सिग्निफिकेंट अटैक ऑफ मंगोल्स वॉज बाय तर्मशरीन ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। मुगलों द्वारा किया गया अंतिम महत्वपूर्ण हमला मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तर्शमरीन के नेतृत्व में हुआ। A lot of energy and resources of the sultans was spent in facing these invasions, but they could not destroy the sultanate. सुल्तानों की शक्ति तथा संसाधनों का बड़ा हिस्सा इन हमलों को रोकने में प्रयुक्त हुआ, किंतु ये हमले सल्तनत को नष्ट नहीं कर पाए। नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन सल्तनत नष्ट नहीं हुआ। Another important attack which shook the foundation of the Sultanate was by Timur in 1398. एक अन्य हमला जिसने सल्तनत की पूरी तरह से नींव हिला कर रख दी थी,
1398 में तैमूर का हमला था। The weakness of the Delhi Sultanate was made worse by Timur's invasions of Delhi 1398. दिल्ली सल्तनत की कमजोर स्थिति तैमूर के दिल्ली आक्रमण के बाद और कमजोर हो गई थी। तैमूर was a son of the chief of Chagatai branch of Turks. तैमूर तुर्कों की चगताई जाति के सरदार का पुत्र था। When he invaded India, he was the master of almost whole of Central Asia. जब भारत पर तैमूर ने हमला किया, तब उस समय वह पूरे मध्य एशिया का सुल्तान था। तैमूर raid into India was plundering raid, and his motive was to seize the wealth accumulated by the sultans of Delhi over the last 200 years. भारत पर तैमूर द्वारा किया गया हमला लूटपाट वाला हमला था तथा उसका मुख्य उद्देश्य था 200 वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा इकट्ठा किया गया दौलत को लूटना। सुल्तान Nasruddin and his wazir Mallu Iqbasil faced Taimur but were defeated. सुल्तान नसरुद्दीन तथा उनके वजीर मल्लू इकबासल ने हालांकि तैमूर का सामना करने की कोशिश तो की, परंतु वे हार गए। तैमूर एंटर्ड दिल्ली एंड स्टेड फॉर 15 days. तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया तथा 15 दिन तक दिल्ली में रहा। He ordered general massacre and large number of Hindu and Muslim, including women and children, were murdered. उसने कत्ले आम का आदेश दे दिया तथा महिलाओं, बच्चों सहित बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान मारे गए। Before leaving India, Taimur's invasion indicated the downfall of Delhi Sultanate. भारत छोड़ने से पहले तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की नींव हिला दी। दिल्ली सल्तनत लॉस्ट कंट्रोल ओवर पंजाब. दिल्ली सल्तनत ने पंजाब से नियंत्रण खो दिया. तैमूर अपॉइंटेड खिज़र खान द रूलर ऑफ मुल्तान हु कंट्रोल्ड पंजाब ऑल्सो. तैमूर ने मुल्तान के शासक के रूप में खिज़र खान को नियुक्त किया जिसका नियंत्रण पंजाब पर भी था. After the fall of Tughlaq dynasty, he occupied Delhi and became the ruler of Delhi Sultanate. He laid the foundation of Sayyid dynasty. तुगलक वंश के पतन के बाद, तुगलक वंश के समाप्ति के बाद उसने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा सैयद वंश की नींव डाली. आगे देखिए. इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नोबिलिटी, कुलीन वर्ग की आपसी जंग. 300 years of Delhi Sultanate witnessed 5 dynasties ruling over it. 300 वर्ष के दिल्ली सल्तनत के युग ने 5 वंशों का शासन देखा. The main reasons for change of dynasties and deposing of rulers was a constant struggle between the Sultan and the nobility Umara. इन वंशों के परिवर्तन तथा शासकों के सत्ताच्युत होने के मुख्य भूमिका सुल्तान तथा कुलीनों उमरों के संघर्ष ने निभाई. Soon after the death of Aibak, they started fighting over the question of succession. ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद ही वे उत्तराधिकारी के मुद्दे पर उलझ गए. Finally, इल्तुतमिश emerged victorious. अंततः इल्तुतमिश विजेता बनकर उभरा. Iltutmish created a group of loyal nobles called Turkan-e-Chilghani the 40. इल्तुतमिश ने वफादार उमरों का समूह बनाया जिसे तुर्क ए चहलगनी 40 कहा गया.
After the death of Iltutmish, various factions of the group of 40 got involved in making their favorite son or daughter as the Sultan. इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 40 समूह के कुछ सदस्य अपने प्रिय पुत्र या पुत्री को सुल्तान बनाने के फिराक में लग गए. In 10 years, 5 sultans were changed. 10 वर्षों में 5 सुल्तान बदले गए. After that, the sultan who occupied the throne, Nasruddin Muhammad, for 20 years hardly ruled, and one of the powerful noble Balban was de facto to sultan. इसके बाद जिस सुल्तान ने शासन किया वह नसरुद्दीन मोहम्मद था, जिसने लगभग 20 वर्ष शासन किया. बलबन कार्यकारी सुल्तान था. The same Balban succeeded Nasruddin after his death. आगे देखिए, यही बलबन नसीरुद्दीन मोहम्मद के मृत्यु के बाद खुद सुल्तान बन गया. Almost similar events happened after the death of each powerful sultan: Balban, Alauddin Khilji, Firoz Tughlaq and others. यही बलबन नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद सुल्तान बना. हर शक्तिशाली शासक की मृत्यु के बाद समान घटनाएं हुई. बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक इत्यादि. Since there was no well-defined law of succession, each noble tried to either crown himself or support some favorite heir of the dead sultan. Finally, Afghans replaced the Turks as sultan with the accession of Bahlol Lodi. अब उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था. इसकी वजह से हर शक्तिशाली अमीर अपने पसंद के उत्तराधिकारी को गद्दी पर बैठाने का प्रयास करता था. अंततः बहलोल लोदी के सिंहासनारोहण के साथ अफगानों ने सुल्तान पद की दौड़ से तुर्कों को पूरी तरह से बाहर कर दिया. आगे देखें, प्रोविंशियल किंगडम्स, प्रांतीय शक्तियाँ. Another consequence of this conflict was declaration of independence by various provincial heads of the regions. संघर्ष का अन्य रूप विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रांतीय प्रमुखों द्वारा स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करना था. As a result of a number of independent Afghan and Turkish kingdoms emerged. Important ones of such states were Bengal, Lakhnauti, Jaunpur, Malwa, Gujarat, the Bahmani kingdom in the Deccan, etc. Quite often, these states were at war with the Sultanate. The whole process weakened the Sultanate. अब देखिए, संघर्ष का अन्य रूप विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रांतीय प्रमुखों द्वारा स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करना था. वो लोग खुद को आज़ाद मान ले रहे थे, खुद को स्वतंत्र कर ले रहे थे. इसके परिणाम स्वरूप कई स्वतंत्र तुर्क तथा अफगान शक्तियों का उदय हो गया. ऐसे प्रदेश में मुख्य थे बंगाल, लखनौती, जौनपुर, मालवा, गुजरात तथा दक्कन का बहमनी राज्य. ये प्रदेश अक्सर सल्तनत के साथ युद्धरत रहते थे. इनमें हमेशा युद्ध होते रहता था. इसके वजह से सल्तनत और भी ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया. रेजिस्टेंस बाय इंडियन चीफ्स, भारतीय शासकों के विद्रोह. The sultans had to face the resistance from Indian chiefs at regular intervals. सुल्तानों को भारतीय शासकों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था. The Rajput chiefs in Rajputana, Mewar, Ranthambore, Chittor, etc., Warangal, Devgiri, and Malabar
in Deccan and South, the king of Dhar, Malwa in central India, Jajnagar in Orissa, and a host of smaller chieftains were constantly at war even after successive defeats. All these struggles weakened the Sultanate. अब देखिए, सुल्तानों को भारतीय शासकों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। राजपूताना के राजपूत सरदार, मेवाड़, रणथंभौर, चित्तौड़ आदि, वारंगल, देवगिर, दक्कन तथा दक्षिण में मालबार, धार का राजा, मध्य भारत में मालवा, उड़ीसा में जाजनगर तथा कई छोटे प्रांत प्रमुख लगातार हारने के बाद भी सल्तनत के साथ युद्ध करते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। इस सभी संघर्षों के वजह से सल्तनत और भी कमज़ोर होता चला गया। आगे देखिए, The Delhi Sultanate was considerably weakened after the Khilji and Tughlaq reign. खिलजी तथा तुगलक वंश के शासन के बाद सल्तनत की स्थिति कमजोर होती चली गई। Finally, the invasion of Babur in AD 1526 brought it to an end. अंत में 1526 में बाबर ने निर्णायक आक्रमण करके इसका अंत कर डाला। Now a much more centralized and strong empire under the Mughals established itself in India and ruled for a further period of more than 200 years. अब एक अधिक संगठित मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ। उसने आगे 200 वर्षों तक शासन किया। We will discuss it in our next lesson on Mughal rule. But before moving to the Mughals, we provide you a brief account on the provincial kingdoms. अब देखिए, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग मुगल शासन के बारे में जब बात करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किंतु मुगल काल पर चर्चा करने से पहले जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वह आपका जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। राइज ऑफ द प्रोविंशियल किंगडम्स, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। You have read that the process of disintegration of the Delhi Sultanate had started during the reign of Muhammad bin Tughlaq. However, Firoz Shah Tughlaq tried to control the situation but failed. During this period, some of the provincial rulers declared their independence from the rule of the Sultanate. आप पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद तुगलक के शासन काल से ही दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया था। आगे देखिए, हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया किंतु वह असफल रहा। इस अवधि के दौरान कुछ प्राचीन शक्तियों ने खुद को सल्तनत के शासन से स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब वो क्या क्या थे, आइए हम लोग कुछ के बारे में पढ़ते हैं। जौनपुर was a prosperous province in the eastern part of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के पूर्वी भाग की एक प्रमुख समृद्ध शक्ति जौनपुर थी। मलिक सरवर was the governor of जौनपुर। मलिक सरवर जौनपुर का शासक था। Soon he became the ruler of कन्नौज, कारा, अवध, संडीला, दलमाऊ, बहराइच, बिहार एंड तिरहुट। जल्द ही वह कन्नौज, कारा, अवध, संदील, दलमाऊ, बहराइच, बिहार तथा त्रिहुट का भी शासक बन गया। Though Malik Sarwar did not assume the title of Sultan, but he laid down the foundation of Sarki dynasty. हालांकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, पर उसने सरकी वंश की नींव डाली। After the death of Malik Sarwar in
AD 1399, his adopted son Malik Karnfol succeeded the throne. सन 1399 में मल्लिक सरवर की मृत्यु के बाद उसका गोद लिया पुत्र मल्लिक करनफूल सिंहासन पर बैठा. He assumed the title of Mubarak Shah and thus was the first ruler of शर्की डायनेस्टी. उसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की और शर्की वंश का प्रथम सुल्तान बना. When Mubarak Shah was the ruler of Jaunpur dynasty, during that time Muhammad Tughlaq, the Sultan of Delhi, was the puppet in the hands of मल्लू इकबाल. जब मुबारक शाह जौनपुर का शासक था, उसी समय मोहम्मद तुगलक दिल्ली का सुल्तान मल्लू इकबाल के हाथों की कठपुतली था. मल्लू इकबाल undertook an expedition to recover Jaunpur but failed. On Mubarak Shah's death in AD 1402, his younger brother Ibrahim ascended the throne. He ruled for 34 years. मल्लू इकबाल ने जौनपुर को जीतने का प्रयास किया पर वह असफल रहा. सन 1402 में मुबारक शाह के मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शासक बना, जिसकी शासन अवधि 34 साल की रही. During Ibrahim's reign, the relations between Delhi and Jaunpur become worse. इब्राहिम के शासनकाल के दौरान दिल्ली और जौनपुर के संबंध मधुर नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे. Ibrahim was the greatest ruler of Shirki dynasty, under whom Jaunpur became an important center of learning. इब्राहिम शर्की वंश का महान शासक था, जिसके शासन काल में जौनपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना. Under him, Jaunpur evolved a distinct architecture which is known as Shirki style of architecture. उसके शासन काल के दौरान विशेष प्रकार की स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसे स्थापत्य की शर्की कला, शर्की शैली कहा गया. The most famous of their buildings was the Atal Masjid at Jaunpur. अटाला मस्जिद. इस काल की प्रमुख इमारत जौनपुर की अटाला मस्जिद है. Ibrahim's successor Mahmud conquered the fort of Chunar. इब्राहिम के उत्तराधिकारी ने चुनार के किले पर विजय पाई. He tried to conquer काल्पी but failed. उसने काल्पी को विजय करने का भी प्रयत्न किया पर वह असफल रहा. He invaded Delhi but was defeated by बहलोल लोदी. उसने दिल्ली पर आक्रमण किया पर बहलोल लोदी ने उसे हरा दिया. After Mahmud, Jaunpur saw the rule of Muhammad Shah and Hussain Shah. Hussain Shah died in AD 1500 and with him ended the Shirki dynasty. महमूद के बाद मोहम्मद शाह तथा हुसैन शाह का शासनकाल चला. सन 1500 में हुसैन शाह की मृत्यु हो गई और इसी के साथ शर्की वंश का अंत हो गया. कश्मीर. शमशुद्दीन शाह AD 1339 was the first Muslim ruler of Kashmir. शमशुद्दीन शाह 1339 ईस्वी कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना. In AD 1389, Sikandar ascended the throne. He was a powerful and despotic ruler. सन 1389 में सिकंदर ने गद्दी पर बैठा. वह एक शक्तिशाली तथा वीर शासक था. Sikandar died in 1416 and his son Ali Shah ascended the throne. After some years, his brother Shah Khan ascended the throne under the title of Jainul Abidin. सिकंदर की मृत्यु
1416 में हुई तथा उसका पुत्र अली शाह गद्दी पर बैठा। कुछ वर्षों के बाद उसका भाई शाह खान जैनुल आबदीन के नाम से गद्दी पर बैठा। जैनुल आबदीन was a liberal and enlightened ruler. जैनुल आबदीन उदार तथा बुद्धिमान शासक था। To secure the support of all the groups, he called back all such groups who had been banished by Sikandar. प्रत्येक समूह का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने उन सभी संघों का आह्वान किया जिन्हें सिकंदर ने नष्ट कर दिया था। He abolished जजिया and prohibited cow slaughter. उसने जजिया कर को हटाया तथा गौवध पर प्रतिबंध लगाया। जैनुल आबिदीन paid great attention towards the economic growth of Kashmir. जैनुल आबिदीन ने कश्मीर के आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया। He himself was a great scholar of Persian, Sanskrit, Tibetan and Kashmiri language. वह फारसी, संस्कृत, तिब्बती तथा कश्मीरी भाषा का विद्वान था। He ordered the translation of Mahabharata and Rajatarangini, history of Kashmir, into Persian. उसने महाभारत तथा राजतरंगिनी कश्मीर का इतिहास के फारसी में अनुवाद करने का, ट्रांसलेट करने का हुक्म दिया, आज्ञा दिया। जैनुल आबिदीन successors proved a weak ruler. Taking advantage of his weaknesses, Mirza Haider, a relative of Baba, conquered Kashmir. In AD 1586, Kashmir was annexed by Akbar and became part of the Mughal Empire. अब देखिए, जैनुल आबिदीन के उत्तराधिकारी कमज़ोर शासक साबित हुए। उनकी कमज़ोरी, उनकी दुर्बलता का फ़ायदा उठाकर बाबर के एक रिश्तेदार मिर्ज़ा हैदर ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। सन 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर दिया। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मालवा के बारे में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। मालवा was the southwestern province of Delhi Sultanate. मालवा दिल्ली सल्तनत का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र था। It was conquered by Sultan Alauddin in AD 1310 and remained the part of Delhi Sultanate till the death of Firoz Tughlaq. सन 1310 में सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे जीता था तथा फिरोज तुगलक की मृत्यु तक यह दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा रहा। आगे देखिए, दिलावर खान थ्रू ऑफ हिज एलिजेंस टू दिल्ली in AD 1401 after the invasion of तैमूर। सन 1410 में तैमूर के आक्रमण के बाद दिलावर खान ने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उतार फेंका। He did not take the royal title of Sultan. उसने सुल्तान का शाही उपाधि धारण नहीं की। After the death of Dilawar Khan in AD 1405, his son Allah Khan ascended the throne and acquired the title of Hoshang Shah. He made Mandu his capital. The Hindi Mahal, Jama Masjid, Jahaj Mahal are examples of Mandu architecture. आगे पढ़िए। सन 1405 में दिलावर खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आला खान सिंहासन पर बैठा तथा होशांग शाह की उपाधि धारण की। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। हिंदी महल, जामा मस्जिद तथा जहाज महल मांडू स्थापत्य कला के कुछ नमूने हैं। आगे देखिए। होशांग शाह was succeeded by Ghazi Khan, who was deposed by his minister Mahmud Khan Khilji in AD 1436। होशांग खान के बाद
गाजी खान सिंहासन पर बैठा, जिसने 1436 ईस्वी में उसके मंत्री महमूद खान खिलजी ने सत्ताच्युत किया था। Mahmud assumed the title of Shah and laid the foundation of Khilji dynasty of Malwa. महमूद ने शाह के उपाधि धारण की और मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। Under Mahmud Khilji, Malwa became strong and prosperous kingdom. अब देखिए, महमूद खिलजी के शासन काल में मालवा शक्तिशाली तथा समृद्ध राज्य बन गया। He was a generous king. वह एक उदारवादी, एक बहुत ही अच्छा राजा था। According to Ferishta, he was polite, brave and learned person. फरिश्ता के अनुसार वह विनम्र, बहादुर तथा विद्वान व्यक्ति था। महमूद खिलजी was followed by घियासुद्दीन and नसीरुद्दीन। महमूद के बाद उसके उत्तराधिकारी क्रमशः गयासुद्दीन, नसीरुद्दीन हुए। महमूद टू ascended the throne of Malwa in AD 1510. सन 1510 में महमूद द्वितीय ने गद्दी संभाली। He called Medini Rai, a powerful Rajput, to crush his disloyal nobles and appointed him his prime minister. उसने दगाबाज अमीरों को दबाने के लिए वीर राजपूत मेदिनी राय को बुलाया तथा उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। The predominance of Rajputs at the court created jealousy among the Muslim nobles. The Sultan of Gujarat defeated Malwa and annexed Malwa to Gujarat. दरबार में राजपूतों के वर्चस्व ने लोगों में ईर्ष्या का माहौल पैदा कर दिया। गुजरात के सुल्तान ने मालवा को हराकर उसे गुजरात का एक अंग बना दिया। आगे गुजरात देखिए। गुजरात has always attracted the invaders due to its geographical location, prosperity and fertility. गुजरात की भौगोलिक स्थिति, संपन्नता तथा उपजाऊ उर्वरता के ने आक्रमणकारियों को सदा ही अपनी ओर आकर्षित किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी was the first sultan who annexed Gujarat to the Delhi Sultanate. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। Since then it remained under the Turkish governors. तब से ही यह तुर्क शासकों के ही अधीन रहा। At time of Timur's invasion, Zafar Khan was the governor of this province. तैमूर के आक्रमण के समय जफर खान उस क्षेत्र का संचालन कर रहे थे। He threw off the allegiance to Delhi Sultanate. आगे देखिए, उसने दिल्ली के प्रति अपनी निष्ठा को छोड़ दिया। In 1410 AD, he became the independent ruler of Gujarat. सन 1410 में वह गुजरात का स्वतंत्र शासक बन गया। The most famous of the Gujarat rulers was Ahmad Shah, AD 1411 to AD 1441. गुजरात के शासकों में सबसे प्रमुख शासक अहमद शाह था। शासनकाल 1411 से 1441। To extend his kingdom, he restrained the Rajput states. अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने राजपूतों को नियंत्रण में रखा। अहमद शाह फाउंडेड द सिटी ऑफ अहमदाबाद. अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर की स्थापना की. After the death of Ahmad Shah in AD 1441, his eldest son Muhammad Shah ascended the throne. आगे देखिए, सन 1441 में अहमद शाह के मृत्यु के बाद उसके सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा. He was known as ज़रबख्श. वह ज़रबख्श के नाम से जाना जाता था.
He was killed by conspirators in AD 1451. 1451 में षड्यंत्रकारियों के हाथों उसकी मृत्यु हो गई. मोहम्मद शाह was followed by two weak rulers. मोहम्मद शाह के बाद दो अयोग्य शासकों का समय चला. Nobles raised Fateh Khan, a grandson of Ahmad Shah, to the throne. He ruled as महमूद. आगे देखिए. अमीरों ने अहमद शाह के पौत्र फतेह खां को सिंहासन पर बैठाया. उसने महमूद के नाम पर शासन किया. महमूद was the ablest ruler of his dynasty. He ruled for 52 years. Mahmud died in AD 1511. He was followed by a number of rulers who had brief reigns. In AD 1572, Akbar conquered Gujarat and annexed it to Mughal Empire. आगे देखिए. इस वंश का सफलतम शासक था महमूद. उसने 52 वर्षों तक शासन किया. उसके बाद कई उत्तराधिकारी हुए जिनके शासनकाल बहुत छोटे रहे. सन 1572 में अकबर ने गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया और महमूद की मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है कि 1511 में महमूद की मृत्यु हो गई. फिर अब बंगाल के बारे में पढ़िए. बंगाल. बंगाल was the easternmost province of Delhi सल्तनत. बंगाल सल्तनत का सुदूर पूर्वी क्षेत्र था. Lack of proper means of transportation and communication created difficulty in controlling this province. यातायात तथा संचार के साधनों के अभाव की वजह से इस क्षेत्र के नियंत्रण में कठिनाइयां आती थीं. Though Bengal was annexed to the Delhi Sultanate, a number of times it gained its independence. हालांकि बंगाल दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बन गया था, परंतु कई बार इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था. During the last decade of 12th century AD, Muhammad bin Bakhtiar annexed Bengal to the conquered territories of Muhammad Ghori. अब देखिए. 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मोहम्मद बिन बख्तियार ने बंगाल को मोहम्मद गोरी द्वारा विजित क्षेत्रों का ही एक हिस्सा बना दिया था. बट आफ्टर हिज डेथ हिज सक्सेसर्स डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल. किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने स्थानीय जनता की सहायता से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया. बलबन फोर्स्ड बंगाल टू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ दिल्ली एंड अपॉइंटेड हिज सन बुगरा खां एज इट्स गवर्नर. बलबन ने बंगाल को दिल्ली के अधीनता स्वीकारने को बाध्य किया तथा अपने पुत्र बुगरा खां को वहां का शासक नियुक्त किया. बट आफ्टर बलबन्स डेथ ही डिक्लेयर्ड हिज ओन इंडिपेंडेंस. किंतु बलबन की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया. घियासुद्दीन तुगलक tried to solve this problem by partitioning Bengal into 3 independent administrative divisions, namely Lakhnauti, Sadgaon and Sonargaon. घियासुद्दीन तुगलक ने इस झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया तथा बंगाल को 3 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा, लखनौती, सदगांव और सोनारगांव. मोहम्मद बिन तुगलक tried to declare the supremacy of Delhi Sultanate, but when he was busy in suppressing rebellion in other parts of Sultanate, Bengal cut off its connection with Delhi. आगे पढ़िए. मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को सबसे ऊपर सर्वोच्चता घोषित करने का प्रयत्न किया, किंतु जब सुल्तान अन्य विद्रोहों को दबाने में व्यस्त था तो बंगाल ने खुद को दिल्ली से एकदम अलग कर दिया. हाजी इलियास,
a noble united Bengal and became its ruler under the title of Samshuddin Ilyas Shah. आगे देखिए, एक अभिजात हाजी इलियास ने बंगाल को पुनः संगठित किया और शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठा. To counter increasing influence of Haji Ilyas, Firoz Shah Tughlaq invaded Bengal but did not meet with success. हाजी इलियास के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए फिरोज तुगलक ने बंगाल को जीतने का प्रयत्न किया, किंतु उसे असफलता ही हाथ लगी. He had to sign a treaty with Ilyas. उसने इलियास के साथ एक संधि करनी पड़ी. आगे देखिए, अब आगे क्या हुआ. अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, रिवर कोसी वॉज एक्सेप्टेड एज द बाउंड्री लाइन बिटवीन टू किंगडम्स. अब देखिए, संधि के अनुसार दोनों राज्यों के बीच कोसी नियंत्रण रेखा बन गई. हाजी इलियास डाइड इन AD 1357 and his son Sikandar succeeded the throne. सन 1357 में हाजी इलियास की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा. During his reign, Firoz Shah Tughlaq again tried to annex Bengal but failed. उसके शासन के काल के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को सल्तनत में मिलाने का दोबारा प्रयत्न किया, किंतु वह फिर से असफल हुआ. After the death of Sikandar, Ghiyasuddin Azam ascended the throne. अब देखिए, सिकंदर के मृत्यु के बाद गयासुद्दीन आजम सिंहासन का अधिकारी बना. He maintained friendly relation with the king of China, which led to the rich foreign trade. उसने चीन के शासक के साथ दोस्ती मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किया, जिसने समृद्ध विदेशी व्यापार को जन्म दिया. This time, Nasiruddin, a grandson of Haji Ilyas, was the ruler of Bengal. He peacefully ruled for 17 years. अब देखिए, इस बार इसके पश्चात नसीरुद्दीन हाजी इलियास का पौत्र बंगाल का शासक था. उसका शांतिपूर्ण शासन काल 17 वर्षों तक चला. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन हुसैन शाह, Bengal became rich and prosperous. On his death in AD 1518, his son Nasib Khan ascended the throne under the title of Nasir-ud-Din Nusrat Shah. अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासन काल में बंगाल धनी तथा संपन्न प्रदेश बन गया. उसकी मृत्यु के बाद 1518 ईस्वी में नसीब खान सिंहासन पर नसीरुद्दीन नुसरत शाह के नाम से बैठा. In AD 1538, शेर शाह सूरी defeated Ghiyasuddin Mahmud Shah and made Bengal a part of his empire. सन 1538 में शेर शाह सूरी ने सुल्तान गियासुद्दीन मोहम्मद शाह को हरा दिया और बंगाल को अपने साम्राज्य में ही शामिल कर लिया.